नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 11 अप्रैल के अखबारों में राज्यपाल से संबंधित खबरें जो छपी हैं उन्हें एक साथ रखकर देखिए तो लगेगा कि अब इनके सहारे दक्षिण के राज्यों को भी साधा जाने लगा है। तमिलनाडु और तेलंगाना की सरकारें राजभवन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने तेलंगाना के राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल से जुड़े मामले पहुंच गए हैं। दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना और बिहार से आने वाली खबरों को देखकर लगता है कि संघवाद केवल भाषण देने के लिए रह गया है। मोदी सरकार ने राज्यपालों को नए सिरे से सक्रिय कर दिया है। यही कारण है कि विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों में केंद्र के प्रति कई बार सही भी और कई बार अनावश्यक संदेह पैदा हो जाता है। विपक्ष ही नहीं, संदेह की सुई उन राज्यों में भी उठने लगी है जहां बीजेपी की सरकार है। राज्यपाल नए राजा हैं। राजा पहले भी थे मगर अब तलवार चलाने लग गए हैं। 1971 में इनके पद को समाप्त करने की बात जस्टिस राजा मन्नार कमेटी कर चुकी है, लेकिन अब तो राजभवन कई मामलों में केंद्र के लिए उपयोगी नजर आने लगा है। राजभवन का काम केवल सरकार गिराने और बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्षी दलों की सरकारों के काम में तरह तरह से अड़ंगा डालने और काम रोक देने का भी इनका काम हो गया लगता है। टकराव का यह चक्र घूमता रहता है। कुछ समय पहले बंगाल में सक्रिय था, इन दिनों तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। यह खबर दिल्ली से है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम में 10 सदस्यों को मनोनीत कर दिया। उपराज्यपाल ने रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले की सुनवाई के समय पूछा कि उपराज्यपाल मंत्रिमंडल की राय के बगैर कैसे फैसला ले सकते हैं। कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि दिल्ली के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को फाइल दिखाए बिना ही उपराज्यपाल को भेज दिया। हर बार हमें कोर्ट आना पड़ता है। 10 दिनों के भीतर दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को जवाब देने के लिए कहा गया है। दिल्ली के बाद अब आइए तमिलनाडु। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने विधानसभा में राज्यपाल के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया और सदन में पास भी हुआ। इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि तमिलनाडु के राज्यपाल NK रवि को उचित निर्देश दिया जाए ताकि वे विधानसभा द्वारा पास किए गए विधेयकों को एक खास समय के भीतर मंजूरी दे दें, समय पर काम करें। इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास हो रहा है कि बिलों को लटका कर ना रखें। दूसरी बार तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि 7 अप्रैल को राज्यपाल ने कह दिया अगर राज्यपाल किसी बिल को मंजूरी नहीं देते हैं तो उसकी मौत हो जाती है। इस टकराव से तो विधानसभा की स्वायत्तता ही चली जाएगी। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, यही दलील बीजेपी खुद इस्तेमाल करती है और तमिलनाडु में विधानसभा के पास किए गए विधेयक को मंजूरी देने को लेकर राज्यपाल खुद को सुप्रीम बता रहे हैं। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद राज्यपाल ने ऑनलाइन गैम्बलिंग का बिल मंजूर कर दिया। सरकार का कहना है कि 14 बिल हैं जिन्हें राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। संघवाद पर अगर आप प्रधानमंत्री के भाषण निकाल कर देखेंगे तो ललित निबंध की तरह लच्छेदार तरीके से सुंदर सुंदर बातें कही गई होंगी, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तब प्रधानमंत्री शायद ही कभी हस्तक्षेप करते हुए नजर आते हैं। हिंदू में छपी इस खबर को देखिए। तेलंगाना सरकार का आरोप है कि राज्यपाल के पास 10 ऐसे विधेयक पड़े हैं जिन्हें 7 महीने से ज्यादा समय हो गए हैं। तेलंगाना सरकार इसे लेकर मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट चली गई कि राज्यपाल मंजूरी नहीं दे रही हैं। 24 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, मगर इस खबर के अनुसार सुनवाई से पहले ही राज्यपाल तमिलसई सौंदरराजन ने 3 बिलों को मंजूरी दे दी है। 2 को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है और 3 पर विमर्श चल रहा है। अन्य 2 पर सरकार से और जानकारी मांगी गई है। द हिंदू में सरकार के सूत्रों की तरफ से छपा है कि राज्यपाल ने उन 2 बिलों को मंजूरी अभी नहीं दी है जो उनके हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। इन्हें ही राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय के ट्वीट ही निकाल कर देख लीजिए पुराने, तो संघवाद पर प्रधानमंत्री की तमाम बातें बेमानी नजर आने लगेंगी। बंगाल के राज्यपाल के पद पर जब तक जगदीप धनखड़ रहे
उनकी भूमिका से साफ लगता है कि दैनिक स्तर पर इस तरह से राजभवन का हाल की स्मृतियों में कभी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। अब राज्यसभा के उपसभापति पद पर आकर भी धनखड़ के बयानों में राजनीतिक टोन झलकता रहता है। वे विदेशों में राजनीतिक चश्मा उतारकर जाने की सलाह दे रहे हैं। क्या उपसभापति महोदय यह कहना चाहते हैं कि जो भी विदेश जाए वो भारत सरकार का प्रतिनिधि बनकर ही जाए? क्या उनका यही बयान राजनीतिक नहीं है? राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके कई बयानों को पलटकर देखा जाता है कि उनमें कितना राजनीतिक चश्मा था और कितना संवैधानिक। उस समय भी उनके बयानों की निंदा की जाती थी। आप पुरानी खबरों को देखिए। विपक्षी राज्यों में राज्यपालों को शक्तिशाली बना दिया गया है। मोदी सरकार के ही दौर में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने से लेकर चुनी हुई सरकारों की हैसियत तय करने में, गिराने, बनाने में और राजनीतिक दलों को तोड़कर मंजूरी देने में राजभवनों की भूमिका सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को आप फिर से देख सकते हैं। राज्यपाल सरकारों की गर्दन पर लटकने वाले तलवार की तरह हो गए हैं, जिसकी धार फिर से तेज कर दी गई है। अब बिहार में हुई हिंसा में केंद्रीय जांच की मांग करने के लिए वीएचपी के नेता राज्यपाल से मिलने चले गए। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को पहले मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए था। सासाराम और बिहार शरीफ की घटनाओं को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यपाल को फोन कर दिया और स्थिति की जानकारी मांग ली। कायदे से उन्हें भी मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी। अमित शाह ने तो संघवाद की एक नायाब व्याख्या कर दी कि मैं इस देश का गृहमंत्री हूं, बिहार में कानून व्यवस्था इस देश का हिस्सा है। 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस पर जदयू नाराज हो गई। जदयू ने कहा कि गृहमंत्री ने संघवाद का अपमान कर दिया है। मुख्यमंत्री से फीडबैक नहीं लिया, राज्यपाल से ले लिया। सर, फेडरल सिस्टम में तो मुख्यमंत्री से बात किया जाता है। आप सोच रहे हैं कभी हुआ है? इस देश के जरा संविधान को देख लीजिए, क्या है शुरू से बना है। और जो भी गवर्नर होते हैं तो क्या गवर्नर से खाली बतियाया जाता है कि सरकार से बतियाया जाता है? कोई बात होता है? राजभवन का इस्तेमाल किस किस तरह से होने लगा है, इसकी सूची बनाएंगे तो आपको केंद्र और राज्य के बीच राज्य कम दिखेगा, राजभवन ज्यादा दिखने लगेगा। राजभवन से राजनीति साधी जा रही है। आप भूल गए होंगे, मोदी सरकार ने उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अवैध रूप से राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। बाद में कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला पलट दिया। इसके बाद भी संघवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण अच्छा ही होता होगा। वो हमेशा कांग्रेस के सरकारों के जमाने की याद दिलाते रहते हैं ताकि उनके जमाने की बात आपको याद ना आए। हम याद दिलाते रहेंगे। और एक और बात चलते चलते याद दिलाना चाहते हैं, ये इसरो का ट्विटर हैंडल है। इससे अंतरिक्ष अभियानों की बातें होनी चाहिए, लेकिन अब इसके ट्विटर हैंडल से मुद्रा योजना का प्रचार किया जा रहा है। कुछ दिनों में क्या हम ये भी देखने वाले हैं कि इसरो के वैज्ञानिक रॉकेट पे मोदी सरकार की योजनाओं को भी लिखवा देंगे ताकि अंतरिक्ष में भी प्रचार होता रहे। नमस्कार, मैं रविश कुमार।